तो हमारा कंसोलिडेशन चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर हमने कवर किया हुआ है। लेट्स सी, कुछ सवाल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखें, GH एक्वायर अ 10% इन्वेस्टमेंट इन LM ऑन 1 अप्रैल 2010। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10%। 10%। ये इसकी डेट हो गई 1 अप्रैल 20x0 और ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो 10% पे ना ये सब्सिडरी बनी ना ये एसोसिएट बनी, ठीक है। ठीक ठीक। तो बेसिकली ये नॉन कंट्रोल टू कंट्रोल वाला सिचुएशन बनेगी। फिर हमने आगे 1 जनवरी 2003 को 60% फर्दर एक्वायर किया। तो हमारे पास 10% प्लस 60 70% शेयर्स आ गए और इसकी जी। इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या हो गई? 10,350,000। लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 10% वाली, उसकी वैल्यू अब हमारे पास 2 मिलियन हो गई। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी जो 10% वाली वैल्यू है उसको रीवैल्यू करके 2 मिलियन पे लेकर आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद उसने पूछा है कि गुडविल कैलकुलेट करो फुल गुडविल मेथड से 31 दिसंबर 2003 पर क्या रिपोर्ट होनी चाहिए गुडविल। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें गुडविल निकालनी है और गुडविल निकालने के लिए ये स्टेप एक्विजिशन का सवाल है और इसके अंदर हमारे जी। पास, अब इसको हम कहते हैं, तो ये था नॉन कंट्रोल टू कंट्रोल वाली एग्जाम्पल, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास 10% इन्वेस्टमेंट की वर्थ थी 1.6 मिलियन और उसके बाद हमने 60% इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी में और इस 60% के लिए हमने पे किया 10,350,000। ठीक है। लेकिन ये जो हमारी 10% की फेयर वैल्यू थी ये इंक्रीज होकर 2 मिलियन पे आ गई। तो हम सबसे पहले अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करेंगे और अपने शेयर्स निकालेंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम लेंगे वो क्या होगी? 2 मिलियन प्लस 10,350,000। ठीक है। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी, आई गेस, 1,2,350,000। सही है। और हमारी ये जो 16,000 से 20,000 की वैल्यू बढ़ी है इसकी हम एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे 4,000 से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे 4,000। इसको हम कह देते हैं गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 4,000 से क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ आई है। अच्छा, सही है। तो जब भी नॉन और सही कंट्रोल टू 2 मिलियन पर कंट्रोल पे आएगी। जाएंगे तो अल्टीमेटली उसकी पुरानी वैल्यू को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। एलिमिनेट। सही है। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद अब इसकी गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये सवाल नॉर्मल हो गया। सब्सिडरी हमारे पास आ गई, 70% शेयर्स आ गए हमारे पास और 30% क्या हो गया? नॉन कंट्रोल। ठीक है। तो हमें NCI की वैल्यू चाहिए। NCI की वैल्यू थी 5.4 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई हमारे पास ऊपर, ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑफ NCI हमारे पास ये आ गई। अब गुडविल निकालने के लिए तीसरी चीज हमें चाहिए होती है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडी। उसके लिए मुझे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल चाहिए और उसके रिजर्व चाहिए।
फिर मैंने सवाल को रेफर किया, तो सवाल में लिखा हुआ है कि सब्सिडरी के पास 10 मिलियन की इक्विटी है और उसके रिजर्व जो हैं वो 4.8 मिलियन के। तो 10 मिलियन की उसकी इक्विटी आ गई और उसके रिजर्व्स एट एक्विजिशन 4.8 मिलियन के आ गए। तो टोटल उसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जनाब ये आ गई आपकी 14,800। सही है। सही है। अब हमने गुडविल का फॉर्मेट इस्तेमाल करना है और गुडविल के फॉर्मेट में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हमने ली। वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी आ गई थी 123 3 जीरो में हटा देता हूँ 12350 और फेयर वैल्यू ऑफ NCI ये आ गई हमारे पास 5400। इसमें से हमने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन माइनस कर दिए 14,800। इसका आंसर क्या होगा 2950 2950। 50 दिस इज द आंसर। सही है। तो आंसर क्या होगा 2950 सही है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें 11.2 फनी एक्वायर्ड 3.2 मिलियन ऑफ दी 4 मिलियन शेयर्स। उसने कितने एक्वायर किए उसको डिवाइड कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। निकालें परसेंटेज कितनी आएगी 80%। 80% शेयर्स थे। इसका मतलब ये सब्सिडरी थी जी 1 अक्टूबर को। ठीक है। और एक और कंपनी है जिसके उसके पास 8 मिलियन शेयर्स थे 6 सही है। मिलियन शेयर्स थे आउट ऑफ 8 मिलियन। इसकी परसेंटेज निकालें। ये 75%। ठीक है, दो सब्सिडरीज हैं, एक 80% वाली है और दूसरी 75%। ठीक है। फनी सोल्ड 2.8 मिलियन शेयर्स इन स्ट्रेंज ऑन 30 जून। थे कितने इसके पास ठीक है। 3.2। उसमें से इसने 2.8 मिलियन बेच दिए तो बाकी कितने बचे नहीं 3.2 तो उसने उसमें से बेचे ना स्ट्रेंज में से। सही है। हाँ ठीक है। हाँ स्ट्रेंज के अंदर इसने 8 मिलियन एक्वायर किए थे, सॉरी 6 मिलियन उसमें से 2 एक्वायर किए पॉइंट थे 2.8 बेच दिए। सही है तो तो 6 4 में से पॉइंट 2.8 माइनस करो। सही है। ये 3.2 हो गया। 3.2 आउट ऑफ 8 कितना बनता है 40%। 40%। इसका मतलब है सब्सिडरी जो है वो क्या बन गई एसोसिएट बनी। सब्सिडरी एसोसिएट बन गई। सब्सिडरी एसोसिएट बनी तो ये केस हो गया कंट्रोल टू नॉन कंट्रोल का। नॉन कंट्रोल और इसके अंदर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया जाएगा। जी सही है। सही है। अब गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने के लिए डिस्पोजल प्रोसीड्स। हमें डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। अच्छा उसने इनकम स्टेटमेंट पूछी, उसने गेन और लॉस नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है व्हाट इज दी रेवेन्यू टू revenue बी। to be reported in the consolidated profit and loss account for the year ended December 2007। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बीच में डिस्पोजल आया ना किस डेट के ऊपर आया। अब ये ठीक है। डिस्पोजल हमारे पास आया है 30 जून के ऊपर और ईयर एंड बन रहा है दिसंबर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि
जून में था ना? जी 6 जून months में था, तो जून में था, तो इसका मतलब है ये जून 6 में आ months गया। इसका मतलब है 6 महीने तक वो सब्सिडरी रही और 6 महीने में वो क्या बन गई? associate एसोसिएट बन गई। तो जब हम रेवेन्यू को कंसोलिडेट करते हैं तो हम फनी का पूरा रेवेन्यू लेंगे। सही है। फनी का रेवेन्यू अपना 30,000। अच्छा जी। पिक्यूलियर पूरी सब्सिडरी है, तो पिक्यूलियर का रेवेन्यू 32,000 और जो तीसरी कंपनी थी उसका 28,000 का रेवेन्यू। तो स्ट्रेंज क्योंकि हमारे पास 6 महीने तक रही है तो 6/12 12 इन तीनों को प्लस कर दो। 62, 66, 76,000। right. चेक करते हैं। 76,000 सही है। सही है। सही है। अब ये देखें 11.4 डिस्पोजल का सवाल है। ऑन 1 जुलाई 2001 SP acquired 75% shares for 6 million। गुडविल दी हुई है सही है। और NCI उसने मेजर किया हुआ है प्रोपोर्शनेट शेयर के ऊपर। बेचा कब है? दिसंबर 2008 में, कई साल सही है। बाद। अच्छा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 75%। और बेचा कितना है? 4 million रिटेनिंग 40% रह गया ना। हाँ, 75% एक्वायर किया था और 40% रिटेन है। इसका मतलब क्या हुआ? 40% रिटेन है, एसोसिएट बन गई वो और एसोसिएट बन गई। 35%। ठीक है, एसोसिएट बन गई। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकलेगा। जी बिल्कुल। कितने की बेची है? इसमें प्रोसीड्स हैं उसकी 4 million की प्रोसीड्स हैं। सही है। सही है। और नेट एसेट्स उस कंपनी के 8 8.5 मिलियन के थे जुलाई के ऊपर, ठीक है। और पूरे साल का प्रॉफिट है 8 लाख का। डिविडेंड उसने कुछ नहीं दिया और फेयर वैल्यू जो शेयर्स की है वो 10.1 है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 2.25 मिलियन। What is the profit and loss on disposal that will be included in consolidated profit and loss for the year ended June 2009? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहा है। सही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो प्रोफार्मा होता है, अगर मैं उस प्रोफार्मा के हिसाब से चलूं तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड उसने बता दी 4 मिलियन का हमने बेचा है। सही है। ठीक है। और ये नहीं बताया कि रिटेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। सही है। अच्छा, उसके साथ हमारे पास जिस डेट के ऊपर उसने बेचा है उस डेट के ऊपर नेट एसेट्स नहीं है। एक साल पहले, 6 महीने पहले के नेट एसेट्स हैं 8.5 मिलियन के, तो हमें इसके नेट एसेट्स बनाने पड़ेंगे। तो हम इसके नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स जो हमें दिए हुए हैं वो नेट एसेट्स दिए हुए हैं 1 जुलाई 2008 के ऊपर।
और हमें चाहिए कब? हमें 8.5 मिलियन। और हमें चाहिए नेट एसेट्स डिस्पोजल डेट के ऊपर, और वो है 31 दिसंबर 2008। सही है। और बीच में जो प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे साल का, वो प्रॉफिट है 8 लाख का। तो प्रॉफिट अगर 6 महीने का मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, 4 लाख का, तो ये बन जाएगा 8900। नेट एसेट डिस्पोजल डेट। सही है। सही है। सही है। अच्छा, गुडविल हमारे पास है, गुडविल ऊपर दी हुई थी 1 मिलियन की, ये भी आ गई। अब तीसरी चीज जो हमें चाहिए ना, वो चाहिए एनसीआई एट डिस्पोजल डेट। सही है। अच्छा, प्रोपोर्शनेट मेथड से निकाल रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट मेथड से एनसीआई निकालने के लिए हमारे पास सब्सिडरी के नेट एसेट्स हैं। इस नेट एसेट का अगर हम 25% ले लें तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, निकालें 25% कितना आता है? 2225 2225। अब मेरे पास सेल प्रोसीड भी आ गई, नेट एसेट्स भी आ गए, गुडविल भी आ गए। अब हम सही है। कंपेयर करेंगे कि हमारे नेट एसेट्स हैं कितने, और अल्टीमेटली मैं सोल्यूशन ही रेफर कर देता हूँ, डेटा हमने चेक कर लेते हैं सही निकाला है नहीं निकाला है। ये देखें, ये देखें, जी। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव, सही है। 4000 ठीक है। नेट एसेट्स हमने जो निकाले थे यही थे, सही है। गुडविल यही थी, ठीक है। सही है। और एनसीआई जो हमने निकाला था, वो 2225 आया था मेरा। हाँ, इन्होंने जो एनसीआई यहाँ पे लिया हुआ है ना, वो एनसीआई इन्होंने ले लिया है जनाब, दोबारा रेफर करता हूँ मैं सवाल में, मेरे हिसाब से तो एनसीआई डिफरेंट डेट्स पे दिया हुआ था। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट 31 दिसंबर 2008, इसी डेट पे डिस्पोजल हुआ था। हाँ, फिर सही है ना, फिर हमने क्यों निकाला? और 30 जून को हुआ। नहीं। नहीं, सही है, 31 दिसंबर पे सही है। हुआ था ना। सही तो है। हमारी वैल्यू गलत क्यों आ रही? 2.225 मिलियन है ना, हमारी कितनी आ रही? सही तो ट्रिपल है, टू फाइव सही है, ये भी सही है, सही। मिलियंस में दिया हुआ है ना। अच्छा, जो 40% है ना रिटेन इन्वेस्टमेंट, रिटेन इन्वेस्टमेंट जो उसने 40% रखी हुई है, उसकी फेयर वैल्यू के लिए उसने शेयर प्राइस दी हुई है। तो हमारे पास टोटल शेयर्स हैं उसके पास, वो हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन में हमारा 40% है, और एक शेयर की प्राइस चल रही है 10.10। सो 1 मिलियन शेयर्स, हमारा जो शेयर्स बचे हैं 40% बचे हैं, और 10.10 ये निकाल लो। 4040। दोबारा बोले। 4040। सही है, अब इसको फॉर्मेट में डाल देते हैं। सेलिंग प्राइस 4000 आ गई, रिटेन इन्वेस्टमेंट 4040 आ गई, 40। टोटल आ गया 8040, सही। और बाकी फिर हम इसकी
अपनी इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट्स प्लस गुडविल माइनस एनसीआई की जो फिगर है वो देख लेते हैं, वो कितनी है। तो नेट एसेट्स हमारे थे 8900, गुडविल आ गई हमारी 1000, तो ये टोटल हो गया 9900, और एनसीआई इसमें से माइनस हो गया 2225। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7675। इसको इसमें से माइनस कर दें, तो ये जो डिफरेंस होगा दिस इज गेन। कितना आ रहा है? तो स्क्रीन वाली आ गई मेरे पास। सवाल की हाँ सवाल तो सही है। इसका आंसर No, 365। 365। ठीक है, प्रॉफिट सही है। सही है। अब ये थियोरिटिकल सवाल 11.5। TR holds 100% of the shares at the beginning of the year, but then dispose of 70%. ठीक है। कंट्रोल से नॉन नॉन कंट्रोल। कंट्रोल पे आ गया। Which three of the following are correct? An adjustment is required to TR's equity to reflect that there is no change in substance. The NCI is कौन सा? increased to 30%. पहले NCI कुछ भी नहीं था, सही है। अब 30, हाँ ये करेक्ट हो गया, बी अब करेक्ट है। 30 हमारा हो गया ना, तो NCI 30% कैसे होगा? हाँ The रिड्यूस result हो of गया। CV are consolidated for the entire year. Entire year में भी नहीं होंगे। The remaining 30% is revalued to fair value. सही है। ये सही है। CV is consolidate in profit and loss account for the first 3 months of the year. सही है। CV appears to be as investment in associate, क्योंकि 30% आ गई है। तो मुझे क्या लग रहा है, ये लास्ट 3 थे। E और F सही है। जी ठीक है। अच्छा एक सवाल और देख लेते हैं। PQ acquire 80% shares at a cost of 100,000, ठीक है। सॉरी 80%, तो 100,000 उसके हैं, ST के हैं, कॉस्ट ये है, रिजर्व इतने थे। NCI किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू ऑफ NCI दी हुई है। अच्छा 1 जनवरी 2002 के बाद 2006 पे इसने डिस्पोजल कर दिया है, कितना? हाँ 40% रह गया तो एसोसिएट बन गई। सही है। कितने का डिस्पोजल किया? 750 पे। रिमेनिंग होल्डिंग 7 लाख बची, और गुडविल 1,90,000 थी। कैलकुलेट ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। वही फॉर्मेट यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। जी प्रॉफिट एंड लॉस सही। फॉर्मेट के हिसाब से
सेल प्रोसीड चाहिए हमें, जी वो सवाल में थी 7,50,000 की। सही है। रिमेनिंग होल्डिंग की फेयर वैल्यू चाहिए, वो सवाल में 7 लाख दी हुई थी। तो टोटल हो गई 1450। सही है। उसके बाद हमें गुडविल चाहिए, गुडविल दी हुई थी 190 की। सब्सिडरी के नेट एसेट्स चाहिए, वो नेट एसेट्स शेयर कैपिटल था 1 लाख का और रिजर्व थे 7,10,000 के, तो हो गया 8,10,000। और NCI एट डिस्पोजल डेट नहीं दिया हुआ, NCI डिस्पोजल डेट नहीं दिया हुआ। NCI जो दिया हुआ है वो NCI दिया हुआ है 150, लेकिन NCI एक्विजिशन पे दिया हुआ, और एक्विजिशन हुआ था 1 जनवरी 2002 पर। सही है। चलें देख लेते हैं, NCI निकालना पड़ेगा। तो NCI एट एक्विजिशन था हमारे पास 1,50,000। तो इसके अंदर अगर मैं शेयर इन पोस्ट ऐड कर दूं तो ये डिस्पोजल डेट के पास आ सकता है। उसके लिए मुझे रिजर्व्स चाहिए, कहाँ से कहाँ तक रिजर्व मुझे चाहिए, एक्विजिशन से लेकर डिस्पोजल डेट तक के, वो दिए हुए। रिजर्व दिए हुए हैं डिस्पोजल के ऊपर 710 और एक्विजिशन पे दिए हुए हैं 460। इन दोनों का डिफरेंस निकालें और NCI 20% से मल्टीप्लाई करें। 50 आ गए। कितना आ गया? 50। 50,000। जी तो NCI कितना हो गया? 2 लाख। ये सही 2 लाख यहाँ से माइनस कर दें। है। तो 190 प्लस 810 1 मिलियन। 2 लाख माइनस किया, 8 लाख हो गए। जी अब इस 8 लाख को 145 में से 8 लाख माइनस कर दें। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 650। प्रॉफिट इज 650। सही है जी। जी चलें अब हम अपना हम्म, नई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सही। तो अब हमारा कंसोलिडेशन के अंदर जो नया इशू है वो है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। समझे जरा, कॉम्प्लेक्स ग्रुप है क्या? सही। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के 80% शेयर्स एक्वायर किए 1 जनवरी 2014, सब्सिडरी बन गई। ठीक है। इसमें हमारा कंट्रोल आ गया। जी अच्छा, बी ने सी के 60% शेयर्स एक्वायर किए सेम डेट के ऊपर, अच्छा। तो सी जो है वो बी की सब्सिडरी बन गई। अच्छा, सही है। इसके अंदर जो NCI आया वो 20% का आया। सही है। अच्छा, ए बी की सब्सिडरी है, ओ, सही है। सी बी की सबसे है। बी की सब्सिडरी है, सो सी इज अ
सब सब्सिडरी ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, अब ए का सी के अंदर हम अफेक्टिव कंट्रोल निकालेंगे। सही है। कैसे निकालेंगे अफेक्टिव कंट्रोल? 60% जो बी का सी के अंदर है उसके अंदर ए को कितना मिलेगा? 80%। तो ए का अफेक्टिव शेयर कितना हो गया? 48%। 48। रिमेनिंग 52 जो है वो एनसीआई का हो जाएगा। अच्छा, सही है। यानी कि सब सब्सिडरी के अंदर हमारी जो परसेंटेज होगी वो हमेशा कौन सी लेंगे हम? जो ए की सब सब्सिडरी वाली है। यस। इफेक्टिव। उसकी जो ओरिजिनल परसेंटेज है ना 60 और 40 वाला जो है वो नहीं लेंगे। सही है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अफेक्टिव कंट्रोल कैसे निकलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है वर्टिकल ग्रुप, जिसकी अभी हम ऊपर एग्जांपल कर रहे थे, सही है। और एक होता है मिक्स्ड ग्रुप और डी शेप। बस डी शेप की एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने बी के 70% शेयर्स एक्वायर किए, उसने सी के 60% शेयर्स एक्वायर किए। डेट अभी मैं सबकी सेम रख रहा हूँ। जी। और इसने इसके 10% शेयर्स एक्वायर किए। ये बन गई मिक्स ग्रुप। सही है। अब इसके अंदर ए का सी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितनी है? 10%। ठीक है। और इनडायरेक्ट कितनी है अफेक्टिव? 60 का 70%। जी। टोटल कितनी हो गई? 52। एनसीआई कितना होगा? 48। सही है। सही है। अच्छा, अब एक और काम की बात, इसके लिए ए ने फॉर एग्जांपल कॉस्ट पे की 1,50,000, लेकिन सी के लिए ए ने कॉस्ट पे नहीं की। अच्छा। सी के लिए बी ने कॉस्ट पे की फॉर एग्जांपल 4 लाख। तो जब ए कहेगा कि ये मेरी सब सब्सिडरी है, तो अल्टीमेटली कंसोलिडेट ए करेगा, ठीक है। तो वो गुडविल निकालेगा अपने हिसाब से। जब अपने हिसाब से गुडविल निकालने जाएगा तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या ली जाए। सही है। सही है। ठीक। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुडविल पे क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, A acquire 80% shares of B on 1st January 2012. B acquire 60% shares of C on 1st January 2012 at 1 million or at 600,000. अब ए और बी का जो हम रिलेशनशिप देखेंगे ना, पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर ये बना, ये कहलाता है वर्टिकल ग्रुप। इसके अंदर अफेक्टिव कितना होगा? सही है। 48। और इसके अंदर एनसीआई कितना होगा? अब 2 20%। कंपनीज हमारे अंडर है ना, बी और सी। जी। बी की गुडविल अलग निकलेगी और सी की गुडविल अलग निकलेगी। सही है। सही है। अब जब बी की गुडविल निकलेगी तो हमें उसके एनसीआई की वैल्यू चाहिए।
तो हम कह देते हैं जी ए की इन्वेस्टमेंट इन बी, अच्छा वो तो मैंने दे दी ना, बन गया। हाँ, नेट एसेट्स ऑफ बी वर 600,000 सही है। and net assets of C were 400,000. Fair value of NCI of A was 300,000 and fair value of NCI of C was 200,000. Calculate goodwill. सही है। एक सेकेंड जी। अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं गुडविल किसकी, बी की। सही है। दोबारा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। बी के पास, हमारे पास बी में 80% शेयर्स है और एनसीआई 20% है, 20%। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी है, नेट सही है। एसेट्स इतने हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इतनी है। सही है। ये डेटा लेते हैं और फुल गुडविल मेथड से फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई बताने का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे निकालते थे वैसे ही निकालिए, सही है। कोई चेंज नहीं है। ठीक है। सही है। फर्क कहाँ पड़ेगा, जब एसओ सब सब्सिडरी के निकालेंगे, सही है। वहां पर जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मेरी तो नहीं है ना, सही है। बी की लेंगे। बी ने की है। वो कितनी की है बी ने, 4 लाख, सॉरी 6 6 लाख। सही है। सही है। अच्छा, वो जो 6 लाख बी ने की है, उस 6 लाख में मेरा शेयर कितना है, 48%। ये मैंने यहाँ से निकाला ना, ये 80%, अच्छा ये वाला ठीक है। तो 4,80,000। सही है। बाकी 20% किसका है, एनसीआई का। एनसीआई का। ये याद रखने वाला पॉइंट है। हाँ। अच्छा, उस 20% की एनसीआई की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। टोटल कितनी हो गई, 6,80,000 सही है। और नेट एसेट्स आ गए 2 लाख के। सही है। 480। गुड। तो जो टेंशन वाला एलिमेंट है ना, वो है ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये निकालना। और दूसरा जो एलिमेंट है टेंशन वाला, वो अफेक्टिव परसेंटेज निकालना। सही है। सही है। सही है। अच्छा, अब जब एनसीआई निकालने जाएंगे, एनसीआई सब्सिडरी में अलग निकलेगा और सब्सिडरी में अलग निकलेगा। सही है। ये नॉर्मल तरीके से निकलेगा, बट फर्क क्या होगा, इफेक्टिव परसेंटेज इस्तेमाल होगी एनसीआई की, ठीक है। और बाकी निकलेगा नॉर्मल तरीके से। ठीक। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आएगी।
कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी, हम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, फिर उसके अंदर एक एडजस्टमेंट पास करेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें ऊपर याद है मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या किया था, ये किया था। मतलब हम्म। जी सही। तो ये जो जी 1,20,000 है ना, हाँ इसको हम कहते हैं IH, ये उठा के यहां से माइनस कर देंगे। सही है। लेकिन ये किस NCI में से माइनस करेंगे, सब सब्सिडी वाले। सब सब्सिडरी वाले, सब सब्सिडरी वाले, सब सब्सिडरी पे नहीं। अच्छा सही है, सही है। यानी कि इस वन, दिस वन। हम्म, और जब गुडविल निकाल रहे थे तो एडजस्टमेंट किसकी गुडविल में की थी, सब सब्सिडरी की गुडविल में की थी। सब सब्सिडी जी। ये रिवर्स चलता अच्छा सही है। है। चलो